टैक्स अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2014, यानी आपके एग्ज़ाम में 2015 के लिए या जून 2015 के लिए वो चेंजेस जो नवंबर 2014 के एग्ज़ाम में नहीं थे। कहने का मतलब ये कि आपके एग्ज़ाम के लिए ये चेंजेस रेलिवेंट हैं अगर आपने फाइनेंस एक्ट 2013 की स्टडी कर रखी है तो। सबसे पहले चेंजेस आए टैक्स रेट्स में, स्टार्टिंग हम वहीं से करेंगे। टैक्स रेट्स, इंडिविजुअल के टैक्स रेट्स। अच्छा सर, इसमें चेंजेस आए हैं क्या? हाँ जी, अगर कोई इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, दोनों की बात मैं कर रहा हूं, और एज 60 ईयर्स है, तो ये टैक्स रेट्स एप्लीकेबल होंगे। तो ये टैक्स रेट्स एप्लीकेबल होंगे। सर एक बात बताइए, एग्जैक्ट 60% या लेस देन 60%? जी हाँ, अगर कोई बंदा एग्जैक्ट 60 ईयर्स का है तो उसको हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं, और जाहिर सी बात है जब कोई बंदा सीनियर सिटीजन होता है उसके लिए टैक्स रेट्स अलग हैं। एग्जैक्ट 60% वालों के लिए टैक्स रेट्स अलग हैं। नॉर्मली अगर बात की जाए सर जी टैक्स रेट्स क्या हो गए, तो ये आपकी इनकम और ये आपके टैक्स रेट्स अप टू ₹2,50,000 आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम 2,50,000 प्लस है, बट अप टू रुपीज़ बोलो 5 लाख तक है, कहाँ तक? 5 लाख तक है, तो टैक्स रेट है 10%। 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ दिस वन बिटवीन 2,50,000 टू 5 लाख, यानी 10% ऑफ ₹2,50,000। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी इनकम 5 लाख से भी, तो उनके लिए कहा गया 5 लाख प्लस बट अप टू ₹10 लाख। अगर 10 लाख तक की इनकम है तो टैक्स रेट्स हो जाएंगे 20%। लेकिन कुछ लोग इनकम हायर ग्रुप वाले होते हैं, 10 लाख प्लस अगर इनकम है बेटा तो टैक्स रेट्स आ 30%। क्लियर? इसमें कोई डाउट है? आगे चल सकते हैं। अगर कोई बंदा 60 ईयर्स को क्रॉस कर ले, कितने को? या एग्जैक्ट 60 ईयर्स का हो, लेकिन लेस देन 80 ईयर्स है, कितना? जब वो 80 साल को अचीव करता है उसको हम सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं। सुपरमैन, सुपर सीनियर सिटीजन क्या बोलते हैं?
अब उस सुपर सीनियर सिटीजन का क्या हिसाब किताब है वो बाद में देखेंगे, पहले हम सीनियर सिटीजन की बात करते हैं। जाहिर सी बात है कि इनको जो बेनिफिट मिलेगा वो नॉर्मल रेजिडेंट से ज्यादा मिलेगा। कितना मिल जाएगा? 3 लाख तक इनको माफ है। कितने तक? और नेक्स्ट स्लैब आ जाएगा 3 लाख प्लस बट अप टू ₹5 लाख। केवल यही चेंजेस आएंगे इसमें, इससे ऊपर कोई चेंज नहीं। सर आप बात कर रहे थे सुपर सीनियर सिटीजन की, वो क्या बला होती है? अगर एग्जैक्ट 80 इयर्स और उससे अबव हो जाए तो वो कहलाता है सुपर सीनियर सिटीजन। और कहा गया, सुन लो, कि बेटा हम इनको ज़्यादा फ़ायदा देंगे। नोट हो चुका है ना? हम इनको ज़्यादा फ़ायदा देंगे। कितना फ़ायदा देंगे? अरे 5 लाख तक हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। 5 लाख रुपीस तक हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। दैट्स इट। इसके बाद जो है वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ तक क्लियर है? नोट कर लें। थोड़ी स्पीड लाएंगे। जो पहला चार्ट बनाया था उसमें लिख लेंगे आप ए, जो दूसरा बनाया था उसको लिख लेंगे बी, और जो ये थर्ड बनाया है उसको लिख लेंगे सी। और एक नोट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नोट। ढंग से देखिए, ए इज फॉर रेजिडेंट and non-resident individual. A is for HUF also. B and C is only for रेजिडेंट इंडिविजुअल। इसका मतलब HUF के लिए केवल पहला वाला लगेगा ए, HUF के लिए केवल ए लगेगा जो मैंने पहले बनाया था। ए लगेगा नॉन रेजिडेंट के लिए, ए लगेगा नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए। बी और सी केवल और केवल इंडिविजुअल, लेकिन रेजिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल पर बी और सी नहीं लगेगा और ना HUF पर लगेगा। क्लियर हुआ? पक्की बात है। तो हमें नहीं लगता कि इंडिविजुअल और HUF के टैक्स रेट्स को अप्लाई करने में हमें कोई दिक्कत आनी, कोई दिक्कत नहीं आनी। अच्छा सर एक बात बताइए, हम लोग कई बार नाम सुनते हैं सरचार्ज सरचार्ज सरचार्ज। याद रखो इंडिविजुअल या HUF के केस में सरचार्ज तभी लगता है जब इनकम 1 करोड़ से अधिक हो, और सरचार्ज का रेट है 10%। सरचार्ज का रेट है 10%। कितना है? 10%। सरचार्ज as at the rate of 10% if income is in excess of ₹1 करोड़। थोड़ा जल्दी नोट करेंगे, जितने नोट्स लिखवाते जा रहे हैं वो सारे आप जल्दी जल्दी थोड़ा नोट करेंगे।
10% है ये टैक्स पे है। अरे बिल्कुल सही बात, बच्चे ने कहा सर सरचार्ज क्या होता है, इसको हम कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स। तो जितना टैक्स बनेगा उसका 10%, जितना टैक्स बनेगा उसका। सरचार्ज का मतलब है टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना। चलो अब यहाँ एक्साइज कस्टम और वो मत ले आना सर, कास्केडिंग इफेक्ट होता है वैट वगैरह वाला, ठीक है ना। चलो हटा सकते हैं। सर फर्म के ऊपर क्या अप्लाई होता है? अगर हम फर्म की बात करें तो फर्म में क्या टैक्स रेट्स होते हैं? लोकल अथॉरिटी में क्या टैक्स रेट्स होते हैं? डोमेस्टिक कंपनी में क्या टैक्स रेट्स होते हैं? फिलहाल एग्जाम में कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने की चांसेस तुम लोग को बहुत कम होती है, लेकिन टैक्स रेट्स तो जान जाए। तीनों केस में 30% टैक्स रेट है। तीनों केस में 30% टैक्स रेट्स है एंड नो थ्रेशहोल्ड लिमिट, यानी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ ₹1 वी आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स इफ वी आर द एसएससी having the statusship of what? Firm, local authority और domestic company। फॉरेन कंपनी के केस में ये टैक्स रेट बढ़ करके 40% हो जाता है। फॉरेन कंपनी के केस में ये टैक्स रेट बढ़ करके 40% हो जाएगा। हटा सकते हैं। सर अगर हम सरचार्ज की बात करें, किसकी? तो इन दोनों केसेस में सरचार्ज है 10% इफ इनकम इज इन एक्सेस ऑफ व्हाट? ₹1 करोड़। अगर हमारी इनकम 1 करोड़ से अधिक है तो सरचार्ज लगेगा। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक कंपनी पर सरचार्ज की बात करें, किस पर? तो इफ इनकम इज इन एक्सेस ऑफ ₹1 करोड़ तो देन एज एट द रेट ऑफ 5%। लेकिन इनकम अगर 10 करोड़ से अधिक है तो 10%। तो 10%। थोड़ी स्पीड ले आएंगे। सर ये सरचार्ज है? जी हाँ, ये सरचार्ज है। फॉरेन कंपनी के लिए कौन सा रहेगा? फॉरेन कंपनी के लिए सरचार्ज नहीं है ना? फॉरेन कंपनी पर सरचार्ज वो आप लोग क्या कर लेंगे आईपीसीसी में। चलें, हमें बताने में दिक्कत नहीं है, आपको करने में दिक्कत है। ठीक, एक सेक्शन है सेक्शन 87A, क्या है वो? रिबेट। ये तुम लोग को अच्छी तरह से मालूम होगा, नहीं मालूम है तो ढंग से सुन लें। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी हो अपनी यही कहानी, ऐसा नहीं है। हम लोगों को जब फिर गाना ही आ रहा है वो गए कि नहीं, ढंग से सुनो। सेक्शन 87A, इंडिविजुअल को ये बेनिफिट मिलता है। किसको? अगर इंडिविजुअल की इनकम
अप टू 5 लाख या लेस देन 5 लाख? लिख लें इसको, अप टू 5 लाख या शैल नॉट एक्सीड 5 लाख। चलो अप टू ₹5 लाख। अगर कोई इंडिविजुअल है और वो इंडिविजुअल, सुन ले इधर, रेजिडेंट है और उसकी इनकम 5 लाख से अधिक नहीं है, यानी 5 लाख तक है, तो उसको ये रिबेट मिलेगी। कितनी? इनकम टैक्स और ₹2000, विच एवर इज हायर, विच एवर इज लोअर, ये बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? अगर कोई इंडिविजुअल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है और उसकी इनकम 5 लाख रुपए तक है, और तो उसको बेनिफिट मिलेगा कैलकुलेटेड इनकम टैक्स या 2000 रुपए, 2000, विच एवर इज लोअर। हो गया। हाउस प्रॉपर्टी में एक डिडक्शन मिलती है हम लोग को, मालूम है ना? अगर हम चैप्टर बात करें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो हमें एक डिडक्शन मिलती है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। जब हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करते हैं, सुन ले इधर, तो हम लोग एक फॉर्मेट यूज करते हैं नॉर्मली, हाउ टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23 माइनस म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय एसएससी, पेड बेसिस पर एंड पेड बाय ओनर यानी एसएससी, तो उसकी यहाँ डिडक्शन मिलती है। जब लेस कर लेते हैं तो हमें पता चलता है एनएवी। माइनस करते हैं हम दो डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24A, ये कहलाता है 30% ऑफ व्हाट, एनएवी। और एक और डिडक्शन है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, ये डिडक्शन है इंटरेस्ट ऑन लोन की। इसके बाद हमारा कैलकुलेशन आता है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हम जो बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 24B की। किस डिडक्शन की? इंटरेस्ट ऑन लोन की। बता सकते हो पहले इंटरेस्ट कितना था? 30,000 और 1.5 लाख। अब कितना है? 30,000 और अब 1.5 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2 लाख। उस लिमिट को 1.5 से इंक्रीज करके कितना कर दिया गया? यानी अब हमारा जो डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24B, और ये जो लिमिट थी, सुन ले पहले, हाउस प्रॉपर्टी को हम लोग 2 पार्ट में बांटते थे, लेट आउट, डीम्ड लेट आउट, पक्का ना? और एक होता था सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेट आउट या डीम्ड लेट आउट में इंटरेस्ट ऑन लोन 100% अलाउ हो जाता था, तो उसके लिए तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो पहले से ही पूरा अलाउड होता था। ये जो लिमिट एक्सटेंड हुई है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 30,000 या 1,50,000 का डिडक्शन मिलता था। सर ये डिडक्शन कब मिलता था? यानी अगर आपने कंडीशन पूरी कर दी 150 की, तो आपको डिडक्शन मिलता था मैक्सिमम 1,50,000।
अगर आपने ये डिडक्शंस की शर्तों को पूरी नहीं किया तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलती थी 30,000. दैट्स इट. दैट वाज द रूल. एंड व्हाट वाज दोज कंडीशंस? वो कंडीशंस क्या हैं बताओ? वो कंडीशंस क्या हैं? चलो, बच्चे ने बताना शुरू किया, मैं नोट करता जा रहा हूं. सुन लें. सेल्फ ऑक्यूपाइड, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैक्सिमम रुपीज, हाउ मच? और मैक्सिमम रुपीज, अच्छा, conditions which are to be fulfilled. Yes, tell me. वो conditions क्या है? अरे बोलो ना, क्या बात है भाई? मतलब पढ़ते नहीं हो घर पे? वो 3 कंडीशन से सुनाओ ना. सबसे पहले तो लोन लेना बिल्डिंग का मैं बताता हूँ. सबसे पहली बात, लोन लिया गया होना चाहिए 1 अप्रैल 99 या उसके बाद. लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 99. कंडीशन नंबर 2, लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ अ बिल्डिंग. लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग. और तीसरी कंडीशन है, हाउस प्रॉपर्टी मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ लोन. क्यों? निकाल दो दिमाग से. हाउस प्रॉपर्टी मस्ट बी completed. The construction of the house property must be completed within 3 years from the date of, from the end of the year in which the loan was taken. वो डेट मत बोल देना. From the end of the year in which the loan was taken. फर्क है दोनों में. Construction must be completed within 3 years from the end of the previous year in which loan was taken. जिस साल ऐसा लोन लिया गया था उस साल के खत्म होने के बाद 3 साल के अंदर हमारा मकान बन करके, उस साल के खत्म होने के बाद. अब एक ही चेंजेस आया इसमें, ज्यादा चेंज नहीं है. जानते हो चेंज कहाँ आया? बता दूं. इस 1,50,000 की लिमिट को काट करके कितना कर दिया गया? नहीं. अरे इसमें क्या बताऊं मैं? मतलब ये जो पहले था और अब वही है. डेट वाला था. मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि उसमें चेंज हुआ है. मैंने कहा तुम लोग गलत पढ़ते हो. मैंने तो ये नहीं कहा उसमें कोई चेंज हुआ है. Nothing is changed in these 3 conditions. All the 3 conditions are same. Only the limit which was rupees 1,50,000 now has been increased from 1,50,000 to 2 lakhs. That's it. But it is very much effective from the assessment year 15-16. ऐसा नहीं कि तुम लोग बवाल करो सरकार से. पिछले साल 1.5 लाख की छूट दी थी हमको, तो आपने अब 2 लाख कर दी. पिछले साल का फिर से मेरा असेसमेंट खोल करके हमको 2 लाख की छूट दीजिए. नहीं बवाल कर सकते. जो मिल गया सो मिल गया बेटा. अब क्लियर है?
तो अब जो आपको 2 लाख की डिडक्शन मिलेगी, दैट डिडक्शन विल बी गिवन टू यू फर्दर फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 15-16। असेसमेंट ईयर 14-15 तक आपको 1,50,000 तक का ही बेनिफिट मिलेगा। बोल, कोई दिक्कत इसमें? हटा सकते हैं। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी में जितने अमेंडमेंट आए थे वो तो हम लोगों ने कर लिए, टैक्स रेट में जितने अमेंडमेंट आए थे वो तो हम लोगों ने कर लिए। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ये कोई अमेंडमेंट नहीं है। चलो, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। हम लोग जब भी इनकम टैक्स की बात करते हैं, मैं जरूरी नहीं कि हर चीज़ अमेंडमेंट ही पढ़ाऊँ, कहीं कहीं मुझे मालूम है कि तुम लोग गलत जानते हो तो मैं उस चीज़ को सही भी करूँगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स। हम यहाँ केवल इनकम की बात करेंगे, लॉसेस की बात क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? इनकम टैक्स का मतलब ये थोड़ी कि लॉस की बात नहीं करेंगे। लॉस की बात करेंगे, लॉस की बात करेंगे। बिल्कुल सही बात है, जबकि हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट प्रॉफिट, हम लोग बोलते हैं गेन्स गेन्स। कहीं हम लोग लॉस की बात तो नहीं बोलते। प्रॉफिट means positive profit as well as income means positive income as well as gains means positive gain as well as negative। क्लियर है? तो यहाँ पर ये सोचना बेकार है कि दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉसेस, वी डू बट इन द फॉर्म ऑफ निगेटिव प्रॉफिट, निगेटिव गेन्स, निगेटिव इनकम, दैट्स इट। क्लियर है? क्या चेंजेस आए हैं इसमें? एक सेक्शन लॉन्च किया गया, सेक्शन 32AC। हेडिंग नोट करें, सेक्शन 32AC। पहले कई साल पहले, मैं एग्जैक्ट तो नहीं जानता क्योंकि मैंने भी नहीं जाना, हम उसके बाद ही पढ़ाई शुरू की। कई बार एक रिजर्व का नाम सुनते थे, इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व, वो खत्म हो गया बीच में। अब कई साल बाद एक सेक्शन लाया गया है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस। कौन सा सेक्शन है? इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस। बस इतना ही नाम है, आगे रिजर्व वगैरह नहीं जोड़ा गया। सर ये सेक्शन आप ना फालतू में बोल रहे हैं, पिछले साल ही आ गया था, हम लोगों ने तो पिछले साल पढ़ाई की थी और उसमें था, असेसमेंट ईयर 14-15 में भी था, लेकिन अब इसमें इस साल कुछ चेंजेस किए गए हैं। इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस ओनली एप्लीकेबल टू अ कंपनी। ओके, केवल कंपनी एसएससी के केस में ये डिडक्शन मिलती है। किसके केस में? केवल कंपनी एसएससी के केस में ये डिडक्शन मिलेगी। किसके केस में? केवल कंपनी एसएससी के केस में ये डिडक्शन मिलेगी। और जानते हो कितनी? 15% के हिसाब से। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। कितने के हिसाब से? 15% के हिसाब से ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा,
इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी पर करेंगे। इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो केवल हम लोग न्यू प्लांट एंड मशीनरी पर करेंगे। बोलो भाई। अब जब हमने प्लांट एंड मशीनरी का नाम लिया तो दिमाग में अपने आप एक चीज ऐड हो जानी चाहिए, द कंपनी मस्ट इंडल्ज इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन इन एनी आर्टिकल और थिंग। अगर हमने प्लांट और मशीनरी की बात की तो इसका मतलब कि कंपनी इंगेज्ड इन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग, दैट्स इट। यहाँ भी क्लियर है सर? यहाँ भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम बात करेंगे ये 15% का डिडक्शन कब और कैसे। ये 15% का डिडक्शन कब और कैसे हटा सकते हैं। If investment is made in previous year 13-14 means assessment year 14-15। हाँ हाँ, क्या दिक्कत है, प्रीवियस ईयर 13-14 या असेसमेंट ईयर 14-15। चलो हम इसकी बात पहले करेंगे, हम इसकी बात पहले करेंगे। कहा गया कि अगर इन्वेस्टमेंट इज इन एक्सेस ऑफ ₹100 करोड़ है, मेरी बात ढंग से सुनना, अगर इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ है नए प्लांट एंड मशीनरी पर, जिसका यूज़ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में करते हैं कंपनी द्वारा। If any company SSE is engaged in production or manufacturing of any article or thing and during the previous year 13-14 the company has invested at least in excess of ₹100 crores in a new plant and machinery, then in that case the company is very much eligible to get an investment allowances under section 32 AC and the rate of deduction is 15%. Okay, the rate of deduction is 15%. On what amount, that is the important thing. ढंग से सुनना। और सर ये 100 करोड़ कब इन एग्रीगेट प्रीवियस ईयर 13-14 एंड 14-15। ओके, यानी अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं एज अ कंपनी इन प्रीवियस ईयर 13-14 80 करोड़ और 14-15 30 करोड़, तो क्या मुझे ये डिडक्शन मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। कब मिलेगी? 13-14 में नहीं मिलेगी, 14-15 में मिलेगी। 13-14 और 14-15 2 साल के अंदर अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 100 करोड़ को क्रॉस कर जाए, देन यू आर कैपेबल टू गेट द डिडक्शन एंड नॉट ओनली इन द 1 ईयर। अब ढंग से सुने, अब यहां पर आपको तो डिडक्शन मिलेगा बेटा नील। क्यों? क्योंकि 100 करोड़ क्रॉस नहीं हो पाया था।
इधर कितना डिडक्शन मिलेगा अगले साल? 110 का 15% माइनस नील, जो पिछला वाला है, बोलो, ये डिडक्शन मिलेगा, यानी 16.5। यानी कितना डिडक्शन? 16.5 करोड़ मिल गया। क्या बुराई है इसमें? क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं। अगर हम कहें कि हमने इन्वेस्टमेंट किया है प्रीवियस ईयर 13-14 में, ढंग से सुनना, 120 करोड़, सुन, तो हमें डिडक्शन कितना मिलेगा? 120 का 15%। 13-14 में क्या 14-15 में भी डिडक्शन मिलेगा? क्या 14-15 में भी डिडक्शन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन कितना? बिल्कुल मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन कितना? बोलो ना। नील। पूछो क्यों? क्योंकि 120 का 15% डिडक्शन मिलेगा इस साल, और जितना मिल चुका है उसको कर दो माइनस, तो वापस आ गए नील पे। हाँ जी, 2 साल मिला है डिडक्शन। सर ये बात गलत है, 1 ही साल तो मिला। 2 साल मिला, 1 साल नहीं मिला। अरे यहाँ भी अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया होता ना, तो आपको यहाँ 140 का 15% माइनस इतना, तो आपको सीधे 20 करोड़ पर भी बेनिफिट मिल जाता। लेकिन चूंकि अगर आपने इस साल नहीं किया बेनिफिट, तो इस साल का टोटल डिडक्शन माइनस जितना पिछला मिल चुका है लेस कर दो। ओ, नहीं समझे मेरी बात? अच्छा, तो सर ये चालाकी की गवर्नमेंट ने, ताकि लोग लालच में आकर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, और ये डिडक्शन 14-15 के बाद नहीं मिलने वाली थी, नहीं मिलने वाली थी ये डिडक्शन। लेकिन गवर्नमेंट ने कमाल कर दिया। कौन सा कमाल किया? एक नया एडिशन जोड़कर 32AC1A, नया क्लॉज, नया सबसेक्शन। क्या है उस सबसेक्शन में? ये तो पुराना मैंने बताया बेटा, नया तो मैंने बातें ही नहीं की। अब आते हैं नए वाले पर। अब आते हैं नए वाले पे। इफ इन्वेस्टमेंट इज, अच्छा सॉरी, if investment is made in previous year when 14-15, यानी assessment year 15-16, अब देश की तरक्की में आपका सहयोग चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? और लोग 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत कम हो पाता है, और बड़े बड़े लोग ही कर पाते हैं। तो कहा गया थोड़ी अप्रोच इसको लोअर स्टैंडर्ड तक लाओ, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 100 करोड़ को लेस करके 25 करोड़ तक दो, और इतना टिपिकल केस मत ले आओ, थोड़ा और इजी कर दो, और 3 सालों के लिए और बेनिफिट दे दो। कितने सालों तक के लिए? यानी 14-15 प्रीवियस ईयर, 15-16 प्रीवियस ईयर, 16-17 प्रीवियस ईयर। गिनती आती है ना, तो 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, तो 3 साल का बेनिफिट दो ना। चलो, यानी ये बेनिफिट हमको मिलेगा प्रीवियस ईयर 14-15, प्रीवियस ईयर 15-16, प्रीवियस ईयर 16-17, यानी असेसमेंट ईयर 17-18 के बाद से वी विल नॉट बी कैपेबल टू गेट द डिडक्शन। पहली चीज। दूसरी चीज,
कि हमारा इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ तक का होना चाहिए तो हमें डिडक्शन मिलेगी। कितना कितना? तो इन्वेस्टमेंट इज इन एक्सेस ऑफ ₹25 करोड़। चलिए बोलो भाई। 14-15 में 15% ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें छूट मिलेगी। इस साल भी 15% ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब वो लोचा नहीं रह गया कि टोटल को जोड़ो और पिछला वाला लेस करो ना, हर साल को इंडिविजुअल बेनिफिट लो। 15% ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बोलो भाई, ये समझ में आया? ये इस साल का अमेंडमेंट है। अब हम दोनों को मिला करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जवाब देने के लिए तैयार हो? जवाब दोगे हमको? यही सीखा है, बड़ों को जवाब देते हो। इधर देख। अच्छा, आंसर दोगे? तुमने कहा जवाब देंगे। हाँ कहो तो फंसेंगे, ना कहो तो फंसेंगे। अब ये रूल मैंने थोड़ी बताया, मेरे भी बड़े बना कर गए। केस नंबर 1, हमने इन्वेस्टमेंट किया है 20 and 90। जवाब दे। सॉल्यूशन दे। कह रहा है जवाब नहीं देंगे, सॉल्यूशन दे। जब हम 13-14 की बात करते हैं, यानी कि 14-15 असेसमेंट ईयर, क्या 100 करोड़ से ऊपर है तो क्या डिडक्शन मिलेगी? क्या 100 करोड़ से ऊपर है? हाँ, दोनों साल मिला करके 100 करोड़ से ऊपर है ना, डिडक्शन मिल जाएगी। कितने की? 16.5। क्या पहले कोई डिडक्शन मिली थी? तो कोई डिडक्शन नहीं, बात खत्म। टोटलिटी कितना मिल गया? 16.5। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत है? केस नंबर 2 की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट किया है हमने 30 and 40। क्या हमें डिडक्शन मिलेगी? बोलो भाई। नहीं। क्या इधर डिडक्शन मिलेगी? हाँ हाँ भाई हाँ। 25 करोड़ वाले बी क्लॉज में आ गया। 32A(C) क्लॉज नंबर 1A, यानी सब सेक्शन 1A उसमें आ गया। इसने तो कभी सेक्शन 32AC(1) में तो डिडक्शन ली ही नहीं थी। ये तो सीधे कहेगा हम 32AC के सब सेक्शन 2 में जा रहे हैं, बात खत्म हो गई। सीधे ये बोलेगा। बोलो कितना? सीधे 25 करोड़ के ऊपर है तो 40 करोड़ का 15%। अरे हाँ, मिल तो गया डिडक्शन। और इस जब ये दूसरा क्लॉज आया है तो उसमें सबको इंडिविजुअल लेकर के चलते हैं। थर्ड केस, बोलो। हाँ बोलो।
फर्स्ट ईयर में जब वो रूल था ही नहीं तो कहाँ से डिडक्शन लोगे? ये रूल तो इस साल से आया है ना। अरे ये जो मैंने 25 करोड़ वाला रूल बताया है ये प्रीवियस ईयर 14-15 से आया है, और जब 14-15 से आया है तो 13-14 में कैसे तुम छूट ले सकते हो? विद इफेक्ट फ्रॉम 13-14 तो बोला नहीं है, विद इफेक्ट फ्रॉम 14-15 है। जब तक हम ना बोलें कि ये अमेंडमेंट पिछले सालों से एप्लीकेबल होगा, कैसे जा सकते हो पहले? कौन सा? 100 करोड़ वाला 14-15 से, असेसमेंट ईयर 14-15, 100 करोड़ वाला प्रीवियस ईयर 13-14 से। फिर से बोलें एक बार, थोड़ा तेज बोले, हमें आपकी बात हैं। कहाँ खत्म हुआ? किसने कहा खत्म हो गया? किसने कहा खत्म हो गया? हाँ तो दूसरा साल तो चल रहा है ना अभी। पहला साल इधर था, दूसरा साल इधर है। जो पहला क्लॉज था पिछला 100 करोड़ वाला, उसके लिए पहला साल ये, दूसरा साल ये, इसके बाद कभी नहीं मिलेगा। और जो दूसरा क्लॉज आया है उसके लिए पहला साल ये, दूसरा साल ये और तीसरा साल ये। बेटा अब खुश? अब मेरी बात सुनो, अब खुश? जब हम इसको यहाँ ले लेंगे 110 करोड़ में जाओगे एक बार तो ये वाला रूल करो, 100 करोड़ के ऊपर वाला। लेकिन अब इसमें तुम तो जा नहीं पाए, 100 करोड़ के ऊपर तो हो नहीं पाया, लेकिन ये 25 करोड़ के ऊपर हो गया, छूट मिल गई। इस केस में इधर ही तुम 100 करोड़ के ऊपर लांग गए तो यहाँ छूट मिलनी है कितनी? 15%, 22.5। और अगर बेटा तुमने इसकी छूट यहाँ ले ली तो इसकी छूट यहाँ ले सकते हो दूसरे साल में, हाँ या ना? बोल, इसी के हिसाब से ही चलोगे। कितना? टोटल 160 का 15%, कितना? चलो 24, उसमें से पुराना लेस कर दो तो आ जाएगा 1.5। सोचना क्या, हम सीधे सीधे इसी का 15% दे देते तो भी वही आता, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है ना, जैसे रूल बनाए गए हैं वैसे ही फॉलो करने हैं। अच्छा, फोर्थ केस की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट 60 एंड क्या 100 करोड़ हो गया? सुन, नहीं इसमें नहीं आया। क्या 100 करोड़ हो गया? इसमें भी नहीं आया। क्या 25 करोड़ हो गया? किसी में नहीं आया। डिडक्शन कितनी? निल। अब क्लियर है? पॉइंट नंबर 5। अब बोलो, क्या 100 करोड़ हो गया? बोलोगे नहीं। क्या 100 करोड़ हो गया दोनों साल मिलाकर? तो ये किस में जा सकता है? 15% दे दो, इस पर 15% दे दो, इस पर। हर साल का अलग अलग। पिछले साल क्या था उससे कोई लेना देना नहीं, और देखो सब में 25 करोड़ से ऊपर है, और इसके बाद तो डिडक्शन मिलने वाला भी नहीं है। केसेस हमें लगता है तुम लोग को समझ में आ गए। बोलो भाई, नहीं समझे? चल सकते हैं? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आज हम लोग एक सेक्शन और देखेंगे जो अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा है। बोलो, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। 2 और एडिशन किए गए हैं स्लरी पाइपलाइन
स्लरी पाइपलाइन का तुम लोग समझते भी नहीं हो, मतलब कि सर स्लरी पाइपलाइन क्या होता है। और सेमीकंडक्टर वेफर मैन्युफैक्चरिंग, ये दो नए एडिशन किए गए हैं इस साल। सेमीकंडक्टर वेफर मैन्युफैक्चरिंग या स्लरी पाइपलाइन जो आयरन ओर को कैरी करने का काम करता है, ये दो नए इसमें एडिशन किए गए हैं स्पेसिफाइड बिजनेस में। दो एडिशन और किए गए हैं, एक स्लरी पाइपलाइन को ले ऑफ करना फॉर द पर्पज ऑफ आयरन ओर, एंड द सेकेंड वन इज मैन्युफैक्चरिंग, जो सेमीकंडक्टर वेफर होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग करना। सेमीकंडक्टर वेफर का मतलब समझते हो ना, वेफर का मतलब इलेक्ट्रिकल, वेफर का मतलब इलेक्ट्रिकल। पहले तो ये समझो वेफर मीन्स व्हाट, टेंशन रहती है सर वेफर क्या होता है, रैपर नहीं वेफर। सेमीकंडक्टर तो ये चिप्स होती हैं, दुनिया बड़ी तेजी से इलेक्ट्रॉनिक होती जा रही है, हर जगह वही वेफर, जो हार्ड डिस्क थी अब चिप में आ रही हैं, हर चीज़ चिप में कन्वर्ट हो रही है, हर चीज़ छोटी छोटी चिप्स में कन्वर्ट होती है, उनके मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करेंगे। क्लियर है। स्लरी ऑयल क्या होता है, पाइपलाइन क्या होती है, उनकी भी बात करेंगे। स्लरी ऑयल पाइपलाइंस क्या होती हैं, स्लरी पाइपलाइंस उनके बारे में भी देखते हैं क्या होती हैं, एक नक्शा बनाएंगे जो तुम लोग को समझ में आएगा। फिलहाल हम इस डिडक्शन को पूरा पढ़ाएंगे। पूछो क्यों, न पूछें क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ना। हाँ जब हुए ही कम चेंजेस हैं तो क्यों नहीं इस डिडक्शन का फ़ायदा उठाया जाए, मौके का फ़ायदा उठाया जाए कि सर आज ये पढ़ा दीजिए, बाकी डिडक्शन तो कल तो हो ही जाएंगे हम लोग की। क्यों, अरे बाकी जो हमारे बचे हुए अमेंडमेंट्स हैं वो तो सारे नेक्स्ट क्लास में हो ही जाएंगे, दिक्कत क्या है। हम बात करते हैं डिडक्शंस ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस। ज़्यादा मेजर चेंजेस दो में ही हुए हैं, पहला पीजीबीपी, दूसरा कैपिटल गेन, दैट्स इट। और ज़्यादा चेंजेस भी नहीं है इतने ज़्यादा कि टेंशन दें। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम आईपीसीसी के लेवल की बात कर रहे हैं, हम सीए इंटर लेवल की बात कर रहे हैं, हम सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल की बात कर रहे हैं, हम सीए फाइनल, सीएमए फाइनल और सीएस फाइनल की बात नहीं कर रहे हैं। डिडक्शंस ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस, ये सेक्शन जब आया था तो लाया केवल 3 डिडक्शंस को था, लेकिन आज उसमें बढ़ाते बढ़ाते हर साल 2 नए 3 नए स्पेसिफाइड बिजनेस ऐड करते करते एक लंबी लाइन बना दी है। और हम लोग को यहाँ टेंशन दे दिया, क्या दे दिया, टेंशन होता है। टेंशन क्या होता है टेंशन, हमने बोला टेंशन तो करा टेंशन क्या नाम है आपका, नेहा, क्लियर है, नाम नहीं ये क्या है ये स्पेसिफाइड बिजनेस। गवर्नमेंट ने स्पेशल डिडक्शन दी आपको, एक स्पेसिफिक डिडक्शन दी, केवल और केवल कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर करने पर। कितनी बड़ी बात है, हम रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स की बात इसमें तो करेंगे ही नहीं, उसका डिडक्शन जैसे मिलता था वैसे ही मिलेगा। यहाँ जो हम डिडक्शंस की बात करने जा रहे हैं दैट इज ओनली एंड ओनली कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, केवल और केवल, लिख लो कहीं पर, सेक्शन 35 AD के बारे में स्पेसिफिक है कि ये केवल कैपिटल नेचर के डिडक्शन को देता है। दिस सेक्शन गिव्स अ डिडक्शन ऑफ ओनली एंड ओनली कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर्स। सुनो, क्या है वो स्पेसिफाइड बिजनेस और क्या हैं उनकी डिडक्शंस, बस यही तो जानना है, यही तो जानना है। केवल नीचे 2 और एडिशन आ गए, या तो मैं केवल 2 को बता करके ख़त्म कर दूं, या तो मैं एक पूरी लिस्ट बना दूं ताकि दिमाग में दोबारा सेट हो जाए। क्या चाहते हो, लास्ट के 2 ना? अच्छा चलो, पहला, और मैं जो वर्ड्स बोलूँगा ढंग से सुनना। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग, लिखना नहीं है, ढंग से सुनो, सुनना इंपॉर्टेंट है। सुनो ना, सुनो ना, सुन लो ना। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ कोल्ड चेन फैसिलिटी, अ कोल्ड चेन फैसिलिटी। हम
सेटिंग अप एंड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, केवल सेटअप की बात नहीं कर रहे, केवल ऑपरेशन की बात नहीं कर रहे, हम सेटअप और उसके ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। किसकी? कोल्ड चेन फैसिलिटी। और इसकी डिडक्शन आपको मिलती है 150% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ओके, 100 लगाओगे बेटा और 150 की छूट पाओगे। 100 का इन्वेस्टमेंट करोगे और 150 की डिडक्शन पाओगे। सोचो सरकार ने कितनी अच्छी फैसिलिटी दी है, कितनी अच्छी फैसिलिटी है। एक तो अभी हम लोगों ने देखा था 32 AC इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस, अब इन्वेस्टमेंट लिंक्ड डिडक्शन भी देख रहे हैं, दो इन्वेस्टमेंट। देखो ना सरकार क्या चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में आए, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिक बिजनेस की कैटेगरीज पर ध्यान दें, हम उनको टैक्स का बेनिफिट देंगे, देश आगे क्यों नहीं बढ़ेगा। ये डिडक्शन है। जब भी देश थोड़ा मंदी में जाता है या प्रॉब्लम्स आती हैं तो सरकार को डिडक्शंस ज़्यादा देनी पड़ती हैं, बेनिफिट्स ज़्यादा देने पड़ते हैं ताकि लोग इन्वेस्टमेंट करें। क्लियर है? अब यहाँ पर फिर से आया कौन सा? कोल्ड चेन फैसिलिटी, सेटअप एंड ऑपरेशन ऑफ कोल्ड चेन फैसिलिटी। एंड कोल्ड चेन फैसिलिटी मीन्स, कोल्ड चेन फैसिलिटी मीन्स, अब मैं जो डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ ढंग से सुनना क्या क्या आएगा। मीन्स अ चेन ऑफ फैसिलिटी, cold chain facility means a chain of facility for storage or transportation of agricultural or forest produce, agricultural or forest produce. Cold chain facility means a chain of facility which includes storage or transportation of agricultural or forest produce. अच्छा, दो चीज़ें आएंगी, स्टोरेज यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को आप स्टोर करने का काम करते हो, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को आप ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करते हो, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को स्टोर करने का काम करते हो या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करते हो, या दोनों करते हो, या दोनों में से कोई एक करते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोल्ड चेन फैसिलिटी मीन्स a chain of facilities including storage or transportation of agricultural produce or forest produce, meat and meat products। लालच आ रही है? meat and meat products। अभी मूवी आई थी कौन सी आमिर खान की? पीके। आई लव फिश। लेकिन फिश से लव करने का मतलब ये नहीं कि हम लोग उसको पालते हैं खाते हैं, है कि नहीं? उसने बहुत अच्छी चीज़ बोली थी ये। चलो, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स खाते हो ना तुम? मछली का नाम लिया, चेहरा भी मछली जैसा हो गया। चलो, क्या बोला? कोल्ड चेन फैसिलिटी मीन्स a chain of facilities including storage or warehousing of agricultural or forest produce or meat and meat products, poultry, चू 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 करके जो होते हैं बच्चे मुर्गी के, marine and dairy products, marine and dairy products, products of horticulture, प्रोडक्ट्स ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एपीकल्चर। इतनी सारी चीज़ें कोल्ड चेन फैसिलिटी में, नाम ही है कोल्ड चेन फैसिलिटी, एक चेन है फैसिलिटीज़ की जिसमें स्टोरेज भी शामिल है, पैर पीछे ना करें, और जिसमें स्टोरेज भी शामिल है और ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल है। पक्की बात है ना? स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री, मैरिन, डेयरी प्रोडक्ट्स, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर। है ना इतनी चीज़? अच्छा। एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम्स अंडर साइंटिफिकली कंट्रोल्ड conditions including refrigeration and other facilities necessary to be preserved thereof। उन सामानों को कई दिनों तक संभाल कर रखने के लिए रेफ्रिजरेशन भी करना पड़ता है, इसीलिए तो नाम है कोल्ड चेन फैसिलिटी।
स्टोरेज करने की फैसिलिटी हो दैट इज ओके, लेकिन प्रिजर्व करने के लिए रेफ्रिजरेशन की भी फैसिलिटी देते हो दैट इज ऑल्सो ओके। अब हम बोल सकते हैं पूरी फैसिलिटी को, कोल्ड चेन फैसिलिटी मीन्स अ चेन ऑफ फैसिलिटी इंक्लूडिंग स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री, marine or dairy products, apiculture, floriculture, horticulture, and includes the refrigeration thereof for the purpose of preservation. That's it. हो तो गया कोल्ड चेन फैसिलिटी का काम खत्म, हटाएं इसको। अच्छा दूसरा, अब देखो यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया था सेटिंग अप एंड ऑपरेशन। अब दूसरी बार मैं फिर बोल रहा हूँ, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउस फैसिलिटी। वेयर हाउस का मतलब गोडाउन, वेयर हाउस का मतलब गोडाउन। सेटिंग अप एंड इस ऑपरेटिंग अ वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को स्टोरेज कर रहे हैं, वेयर हाउस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ज़्यादा प्रॉपर वर्ड। और इस पर भी आपको डिडक्शन मिलेगी 150। थर्ड पॉइंट, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग। केवल बिल्ड करना नहीं, बिल्ड करना, बिल्ड किसको करोगे, बिल्डिंग को। बिल्ड किसको करते हो, बिल्डिंग को। बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग अ हॉस्पिटल एट लीस्ट 100। क्लियर? तो हॉस्पिटल को बिल्ड करना और ऑपरेट करना, हॉस्पिटल मोर देन 100 बेड्स। बोलो कितनी छूट मिलेगी, मोर देन। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, और एग्जैक्ट 100 हो, एटलीस्ट 100। बच्चे ने कहा सर अगर 100 हो तो क्या छूट मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। आप एटलीस्ट 100 वर्ड यूज करिए, वो ज़्यादा प्रॉपर वर्ड है। चलें आगे। डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट। मैं बिल्ड कर रहा हूं क्या, हाउसिंग प्रोजेक्ट, बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। मेरा काम है हाउसिंग प्रोजेक्ट्स देना जिससे लोगों की अप्रोच में आ जाए घर को खरीदना। मैं अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम चलाने का काम करता हूँ, मैं अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम चलाने का काम करता हूँ। ढंग से सुनना, डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अ स्कीम ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस मे बी, दैट्स इट। तो सर इसमें याद करने का क्या है, बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट अफोर्डेबल, बस। और भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से कितनी छूट लेंगे आप, 150%। कितनी, क्लियर है? बोले शैलेंद्र, पक्का कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, 5th की बात कर लेते हैं। और 150% का ये लास्ट है, उसके बाद जितनी भी बात करेंगे ना 100% है। देखिए, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, यूरिया का नाम सुना है, जो खेतों में यूज होता है। प्रोडक्शन कितनी बड़ी बात है। आप खेती के काम में, एग्रीकल्चरल के काम में, कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ के काम में और हॉस्पिटल के और घर के काम में अगर आप देते हैं तो देखिए आपको बेनिफिट मिल रहा है। हॉस्पिटल, घर, दोनों जगह हम रहने का काम करते हैं। एक और जगह है जो H है, H फॉर हॉस्पिटल, H फॉर हाउस और H फॉर होटल। तीनों जगह हम क्या करते हैं,
रहने का काम करते हैं, लेकिन एच फॉर होटल जो होता है उसमें 100% की छूट मिलती, ठीक है ना। कोल्ड चेन फैसिलिटी में 150%, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को वेयरहाउस करने में 150%, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग अ हॉस्पिटल एटलीस्ट 100 बेड 150%, हाउसिंग स्कीम अफोर्डेबल स्कीम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड 150। अब प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, अफोर्डेबल स्कीम टीडीए वगैरह जो फ्लैट्स निकालते हैं वो भी है ना। आने दें, जाहिर सी बात है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में भी आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कीम्स इसमें आती हैं, अफोर्डेबल स्कीम्स। चले हटा सकते हैं इसको। अब हम जो बात करेंगे वो कौन सी बात करेंगे, 100%। सबसे पहले नेचुरल गैस और ऑयल की बात करते हैं। लेइंग का मतलब लेटना नहीं, लेइंग का मतलब बिछाना, लेइंग एंड ऑपरेटिंग, लेइंग एंड ऑपरेटिंग, बिछाने के साथ साथ आप ऑपरेट का भी काम करते हो, ये नहीं जाल बिछाने का काम कोई और करे और हम आगे का काम करें ना, दोनों काम एक बंदा। लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस और क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। 3 चीज़ें शामिल की गई, क्रॉस कंट्री, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम। हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बोले या पेट्रोलियम ऑयल बोले, मैंने पेट्रोलियम ऑयल बोला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं बोला। 3 चीज़ें हैं, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल एंड नेचुरल गैस। होता क्या है कि जैसे अफ़गानिस्तान से एक पाइपलाइन बिछ रही है, हिंदुस्तान तक आ रही है, अब बीच में पड़ता है पाकिस्तान, उसने कहा हम तो नहीं बिछने देंगे। अरे बिजनेस की बात है, आपसी रंजिश और दुश्मनी को थोड़ा साइड में रखो ना, बिजनेस करते हैं, मान गया और पाइपलाइन आ गई, क्या दिक्कत है। क्रॉस कंट्री ऑपरेशन है, हम क्रॉस कंट्री लेइंग एंड ऑपरेटिंग का काम कर रहे हैं, यानी मैं उस पाइपलाइन को वहाँ से लेकर यहाँ तक बिछाऊंगा और फिर उसको ऑपरेट करने का काम करूँगा। ऑपरेट करने का काम का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का काम करूँगा। इन 3 चीज़ों का, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम ऑयल, ठीक है ना। क्रॉस कंट्री लेइंग एंड ऑपरेटिंग, पाइपलाइंस, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल एंड नेचुरल गैस। देखो ना, अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट क्या कर रही है, गैस पाइपलाइन बिछा रही है। जैसे पानी आपके यहाँ आता है वैसे ही गैस आएगी, है कि नहीं। पानी तो आ चुका गैस आएगी, अब जिसमें पानी आता है उसमें गैस आएगी। आप नल खोलेंगे आवाज़ आएगी और उसमें थोड़ा आग लगा देंगे, है कि नहीं, फिर दिवाली मनेगी। खैर ये सब सिक्योर्ड चीज़ें होती हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो पाइपलाइन का समझ में आया। दूसरा, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग अ होटल ऑफ 2 स्टार और अबव। होटल को भी छूट, क्यों भाई, होटल क्या स्पेसिफाइड बिजनेस है। अरे हाँ, विजिटर्स को
हम लोग कहाँ रखते हैं, फॉरेनर्स को हम लोग कहाँ रखते हैं, और भी 2 स्टार और अबव की बात कर रहा है, लोकल लोगों के लिए नहीं। नॉर्मली देखो तो 2 स्टार और अबव। देखें, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एनीवेयर इन इंडिया अ होटल ऑफ 2 स्टार और अबव कैटेगरी एज क्लासिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। होटल एट लीस्ट 2 स्टार 100%। हम लोगों ने अब तक देखा, सुने ढंग से, हम लोगों ने अब तक देखा क्या, पहला, कोल्ड चेन फैसिलिटी मीन्स अ चेन ऑफ फैसिलिटी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड मीट प्रोडक्ट्स एंड पोल्ट्री एंड मैरिन प्रोडक्ट्स एंड हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर एंड एपीकल्चर, इतना ही तो था, फॉर द पर्पज ऑफ प्रिजर्वेशन इंक्लूडिंग रेफ्रिजरेशन, दैट्स इट। इस पे कितना छूट था, 100%। अच्छा 150 था, दूसरा भूल गए थे। दूसरा बताओ, कोल्ड चेन फैसिलिटी के बाद एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के वेयर हाउसिंग का काम 100%, 150%। तीसरा मैंने बताया, हॉस्पिटल 50 बेड, 100 बेड से ज़्यादा या कम से कम 99 पे बात नहीं बनेगी, एक थोड़ा साइड में और लगा लो, छूट ले लो, है कि नहीं। और फोर्थ मैंने बताया, हॉस्पिटल के बाद घर की याद आती है, छुट्टी मिलती है, घर अफोर्डेबल स्कीम में। फिफ्थ बताया था फर्टिलाइज़र, क्लियर। अब उसके बाद मैंने क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन को बिछाने के लिए, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम ऑयल को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिछाने के लिए, इसमें और भी कंडीशंस हैं, लेकिन आप लोगों से उम्मीद नहीं की जाती कि वो कंडीशंस आप लोग दिमाग में रखें। हाँ भाई, कि इतना % गवर्नमेंट को जाएगा, इतना % यहाँ जाएगा, ये मत करो, उतना दिमाग मत दौड़ाओ। होटल एटलीस्ट 2 स्टार कैटेगरी। डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट, सुन लें, स्लम एरिया को रिहैबिलिटेट करना, स्लम एरिया को डेवलप करने का काम अगर आप करते हैं, हाउसिंग स्कीम लाते हैं, तो आपको 100% छूट मिलेगी। मैं पढ़ देता हूँ। डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अंडर स्कीम फॉर स्लम रीडेवलपमेंट और रिहैबिलिटेशन फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बाय द बोर्ड। बस हाउसिंग प्रोजेक्ट, एक हाउसिंग प्रोजेक्ट वो था जो अफोर्डेबल स्कीम में आया, एक हाउसिंग प्रोजेक्ट ये है जो स्लम रीडेवलपमेंट, गवर्नमेंट ने बोला ना, जहाँ जहाँ झुग्गी झोपड़ी है उनको हम 2020 तक अपना पक्का मकान देंगे, वही तो है रीडेवलपमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। क्लियर। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग इनलैंड कंटेनर डिपो, अच्छा, और एक कंटेनर फ्रेट स्टेशन। क्या तुम लोग इनलैंड कंटेनर डिपो का नाम सुना है तुम लोगों ने? नहीं सुना? क्या होता है, क्या देखा है? कई बार देखा है मूवीज़ में, देखो ना, शिप्स जहाँ आती है, बड़े बड़े कंटेनर ऐसे क्रेन से निकाले जाते हैं, ऐसे रखे जाते हैं, वो कंटेनर डिपो होते हैं। अब बाहर से सामान आएगा, ऐसे खुले में थोड़ी लाएंगे, एक तो जहाज खुला हुआ, ऊपर से सामान भी खुला हुआ, बारिश आ गई निकल लिया है कि नहीं? अरे नहीं, वो कंटेनर में सेफ होकर के आते हैं, बारिश आए या तूफान आए कोई उस पर फ़र्क, वो क्रेन से फिर निकाले जाते हैं, रखे जाते हैं, उसके बाद उसको खोला जाता है, सामान अलग किया जाता है और आप सामान लेकर के घर आते हो और स्मगलिंग का काम होता है चलो समझ में आया ये। इसको हम कहते हैं कंटेनर डिपो, जहाँ पर वो कंटेनर्स रखे जाते हैं। उनके लिए आपको कितना बेनिफिट है? 100%। चलें, अदरवाइज कस्टम एक्ट 1962 जब तुम लोग पढ़ोगे सीए फाइनल में, तो उस समय तुम लोग को पता चलेगा इनलैंड कंटेनर डिपो की डेफिनीशन क्या है। मैं यहाँ पर वो डेफिनीशन बताने के लिए ना बैठा हूँ और ना आप लोग सुनने के लिए तैयार हो। हाँ, सीधी सी बात है।
लेइंग, अच्छा, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, दो चीज़ें, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउस फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज ऑफ शुगर, सेटअप एंड ऑपरेट वेयर हाउसिंग, किस पर्पस के लिए, शुगर के स्टोरेज के लिए। कितना डिडक्शन मिलेगा, अब लास्ट के जरा देख लें एक और, उसके बाद हम लोग अपने एडिशंस पर चलते हैं, जो एडिशंस आए हैं। तो बी कीपिंग, अगर आप मधुमक्खी को पालते हैं, कितनी अच्छी बात है, तो आपको 100% की डिडक्शन है। अब हम आते हैं उन दो अमेंडमेंट पर जो इस साल किए गए, जिसके लिए इतनी मेहनत की गई। पक्की बात है, क्या है वो दो अमेंडमेंट्स? इस साल दो और स्पेसिफाइड बिजनेस ऐड किए गए, इस साल दो और स्पेसिफाइड बिजनेस ऐड किए गए। मैंने स्लरी वर्ड यूज़ किया था, स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। अभी तुम लोग जब यहाँ से निकलते हो ITO की तरफ जाते हो, नहीं जाते हो, लक्ष्मी नगर से कहाँ ITO की तरफ जाते हो, बीच में देखते हो कि नीचे यमुना नदी के ऊपर ऐसे पाइपलाइन बिछी हुई हैं बड़े बड़े, है कि नहीं? यही है पाइपलाइन, यही है पाइपलाइन, कोई अलग से नहीं होती, ठीक है ना? उसमें तो पानी आता है, सीवर का भी है अलग से और तुम लोग का इसी तरह की आयरन ओर के लिए पाइपलाइन अलग से बिछती है, ठीक है ना? अब क्या आया, लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ स्लरी पाइपलाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई गाड़ी और बग्घी की जरूरत नहीं है, ट्रेन की जरूरत नहीं है, वहाँ से चलेगा तेल, उसी पाइपलाइन में आएगा, घूम करके तैरता हुआ अपने आप आ जाएगा, जहाँ जाना है वहीं चलाएगा। अब क्लियर हुआ, ठीक है ना? सो laying and operating a slurry pipeline for the transportation of iron ore, that's it। तो नया चीज क्या आया इसमें? कोई नया नहीं है, स्लरी पाइपलाइन, डबल आर है, आयरन ओर। एक और आया लास्ट, सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग, सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी चिप बनाने का मैं काम करूँ। सेमी कंडक्टर, वो डॉक्टर और कंडक्टर वो नहीं, सेमी कंडक्टर, हाँ। वेफर, वेफर का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, इलेक्ट्रिकल। वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग, कितना छूट मिलेगा? यूनिट 100%। ये दो हैं अमेंडमेंट्स। क्लियर हुआ? पक्का? तो आज की क्लास समाप्त। कल हम लोग का बहुत तेज़ी से ख़त्म होगा, जितने भी अमेंडमेंट बचे हुए उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म हो जाना चाहिए। थैंक यू बच्चों।